स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं को एवं प्यारे रसगुल्लों को दिल से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं कि वैद्युत अपघटन अपक्रिया किसे कहते हैं तथा आज की क्लास में जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है वो अभिक्रिया है कि एकल विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं तथा द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। एकल विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या अंतर है, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही आसान शब्दों में आज के सेशन में मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं सबसे आसान तरीका से इस सारे अभिक्रियाओं को सीखना तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। आइए समझते हैं कि वैद्युत अपघटन अपक्रिया क्या होता है। देखिए, वैद्युत अपघटन अपक्रिया एक था वियोजन अपक्रिया जिसका दूसरा नाम था अपघटन अपक्रिया, लेकिन ये दोनों से अलग है। इसका नाम है वैद्युत अपघटन अपक्रिया, यानी कि वैद्युत अपघटन अपक्रिया ये अलग चीज़ है ना। तो देखिए कैसे, पहले देखते हैं कैसे आपको परिभाषा लिखना है, फिर आपको सबसे आसान तरीका में कैसे रिलेट करके याद करना है, जैसे हर दिन आपको बतलाते हैं वैसे भी आपको समझाएंगे। वैसा रासायनिक अपक्रिया जिसमें द्रवित धातु के ऑक्साइड या क्लोराइड में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तब धातु कैथोड प्लेट पर और अधातु एनोड प्लेट पर मुक्त होती है, तो उस रासायनिक अपक्रिया को वैद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। देखिए, परिभाषा से आपको कुछ नहीं होगा, जब तक आप नहीं समझ पाएंगे ये परिभाषा लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री को एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। कारण वैद्युत अपघटन अपक्रिया में कि वैसा रासायनिक अपक्रिया जिसमें द्रवित धातु का धातु होगा लेकिन द्रव रूप में जो रहता है उसको बोलते हैं द्रवित धातु। द्रवित धातु के ऑक्साइड या क्लोराइड में जब विद्युत धारा प्रभावित करेंगे तब धातु जो है उसमें से बाहर निकलेगा और कैथोड प्लेट पर, और अधातु जो है बाहर निकलेगा तो एनोड प्लेट पर मुक्त होगा। उसी अपक्रिया को, जिस अपक्रिया के फलस्वरूप ये चीज़ हो रहा है, उसी अपक्रिया को हम कहते हैं वैद्युत अपघटन अपक्रिया। आइए एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। जैसे देखिए, सोडियम क्लोराइड NaCl तो क्या है, धातु के क्लोराइड है। तो द्रवित धातु के ऑक्साइड या क्लोराइड में तो यहाँ पे क्या है, क्लोराइड है। सोडियम क्या है, धातु है, तो धातु के क्लोराइड में। और द्रवित धातु मतलब थोड़ा द्रव के रूप में होगा, क्योंकि पदार्थ तीन मुख्य अवस्था होता है, ठीक है। पदार्थ तीन रूप में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन धातु का कौन सा रूप होना चाहिए, द्रवित धातु, द्रव फॉर्म होना चाहिए। तो उसी तरह से सोडियम क्लोराइड लिए, यहाँ पे सोडियम धातु है और क्लोराइड इसका द्रवित धातु का क्लोराइड हो गया। जैसे सोडियम क्लोराइड के द्रवित धातु में विद्युत धारा डालेंगे, जैसे आप विद्युत धारा डालेंगे तो धातु अलग, धातु में सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो सोडियम धातु अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया, इसी को कहते हैं वैद्युत अपघटन अपक्रिया। तो जो धातु प्राप्त होगा वो कैथोड प्लेट पर, और अधातु जो प्राप्त होगा उसको एनोड प्लेट बोलते हैं। एनोड पर, ठीक है, एनोड प्लेट पर या एनोड पर कुछ लिख सकते हैं ना। तो कैथोड पर अभी एनोड पर प्राप्त होगा। अब देखिए, आपको याद रखना है कि धातु किस प्लेट पर प्राप्त होता है, तो कैथोड पर, और अधातु एनोड प्लेट पर प्राप्त होता है। कब, जब किसी भी धातु का द्रवित क्लोराइड या ऑक्साइड में विद्युत धारा प्रभावित करेंगे। तो आइए सब एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो एल्युमिनियम एक धातु है, ऑक्साइड हो गया द्रवित धातु के ऑक्साइड। यहाँ क्लोराइड पहला एग्जांपल था, दूसरा ऑक्साइड से हो गया। तो इसके ऑक्साइड में, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड में जैसी विद्युत धारा डालेंगे, जैसी करंट को डालेंगे, तो एल्युमिनियम कैथोड प्लेट पर और ऑक्साइड जो है एनोड प्लेट पर प्राप्त हो जाएगा। तो जिस रासायनिक अपक्रिया में जब विद्युत धारा, देखिए बार बार विद्युत धारा बोल रहे हैं क्योंकि वैद्युत अपघटन अपक्रिया से आपको याद हो जाएगा, सर वैद्युत अपघटन अपक्रिया में आपको विद्युत धारा डाला जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे लैंग्वेज लिखे हुए हैं वैसे आपको डिफिनेशन याद करना, कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा लिखे हम सेम बाई सेम टू आपको याद कर लीजिए। बस अपक्रिया को समझ लीजिए और अपने भाषा में जैसे आपको समझ में आए लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में लिखा हुआ होता है परीक्षार्थी अपने शब्दों में उत्तर दें, तो आप अपने शब्दों में दे सकते हैं। बस आपको अपक्रिया का समझ लेना है कि सर अगर वैद्युत अपघटन अपक्रिया बोलेगा तो क्या करेंगे। तो वैसे रासायनिक अपक्रिया जिसमें विद्युत धारा डालेंगे, विद्युत धारा डालने के बाद दो ही चीज़ में बढ़ता है, एक धातु एक अधातु। तो धातु कैथोड प्लेट पर और अधातु एनोड प्लेट पर प्राप्त होता है, तो उस रासायनिक अपक्रिया को वैद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड हो गया। अब जल में जब विद्युत धारा डालेंगे तो हाइड्रोजन कैथोड प्लेट पर और ऑक्सीजन एनोड प्लेट पर प्राप्त होता है। आई होप आपको वैद्युत अपघटन अपक्रिया समझ में आया होगा। अब समझते हैं एकल विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है और इन दोनों में क्या क्या अंतर है। आइए उसको भी सबसे आसान शब्दों में हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आप समझते हैं एकल विस्थापन अपक्रिया। एकल विस्थापन अपक्रिया क्या होता है, वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के फलस्वरूप एक तत्व का
विस्थापित हो जाता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, एकल विस्थापन अभिक्रिया मतलब वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व विस्थापित हो जाएगा। विस्थापित मतलब होता है उसके विलयन से बाहर हो जाना। जब एक तत्व कोई विस्थापित हो जाएगा तो उस रासायनिक अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कॉपर सल्फेट के विलयन है, ये जलीय विलयन होता है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जैसी आप लोहा को डालेंगे, Fe को डालेंगे तो फेरस सल्फेट का निर्माण करेगा और Cu को बाहर कर देता है। Cu को क्या करता है? बाहर कर देता है। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Cu जो है इससे Fe ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मजबूत है, यानी अधिक अभिक्रियाशील धातु है। केमिस्ट्री के भाषा में बोलते हैं कि ये अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन में जैसे ही इसको डालते हैं तो इसके साथ अभिक्रिया करके इस कमज़ोर है इसलिए इसको बाहर कर देता है, और ये मजबूत है इसलिए इसके जगह को ग्रहण कर लेता है। यानी कि ये अधिक अभिक्रियाशील धातु है इसलिए कॉपर को विलयन से बाहर कर देता है। ठीक है, जैसे आप समझिए, आप ही के क्लास में जब आपका क्लास चल रहा होगा ऑफलाइन तो आप क्या करते हैं, आप भी दो दोस्त हैं और एक ही बेंच पर जब आप दोनों बैठते होंगे तो आपसे मान लिया जाए कि ये स्ट्रॉन्ग है और आपको यहीं पे बैठना है और आपको भी यहाँ पे बैठना है, तो ये आपसे मजबूत होगा तो आपको क्या करेगा? धक्का मार के बाहर कर देगा। यहाँ पर आसानी से बैठ सकता है या क्योंकि ये मजबूत था इसलिए यहाँ पर आराम से बैठ गया। लेकिन अगर इससे आप मजबूत हो जाएं, यानी कि ये वाला मान लो कि रामू है, ये श्यामू है, अगर श्यामू मजबूत हो गया तो फिर रामू को यहाँ पर बैठने देगा नहीं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, इसलिए इसको बाहर कर देगा। ठीक उसी तरह से केमिस्ट्री में ये जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु है कॉपर से, इसके कारण इसके विलयन से कॉपर को बाहर कर देता है और एक तत्व विस्थापित होता है जिस विलयन से, इस विलयन से एक तत्व के विस्थापित हुआ, इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब दूसरी क्वेश्चन समझते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में जैसे ही कॉपर को डालते हैं तो इस विलयन से सिल्वर को बाहर कर देता है। क्यों सर? क्योंकि सिल्वर से कॉपर अधिक अभिक्रियाशील धातु है। जब सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है तो वो अपने से कमज़ोर वाला को विलयन से बाहर कर देगा और उसके समान पर ही कब्जा कर लेगा, क्योंकि कमज़ोर जो रहता है उसको हर कोई सताता है। तो यहाँ भी वही हो रहा है, ये कमज़ोर है तो ये मजबूत है तो इसके घर में जाकर घुस कर इसको पूरा संपत्ति हड़पा और इसको बाहर कर दिया, यानी कि CuNO3 को Hal2 बनाया और Hg को बाहर कर दिया। और जिस विलयन से एक तत्व का विस्थापित होता है उस अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। आइए समझते, सोडियम ब्रोमाइड के जलीय विलयन में जब क्लोरीन गैस को डालते हैं या क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराते हैं तब सोडियम क्लोराइड बनता है और ब्रोमाइड को बाहर कर देता है। क्यों? क्योंकि सोडियम ब्रोमाइड से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो जैसे ही उसके साथ अभिक्रिया करता है तो ब्रोमाइड को क्या करता है? बाहर कर देता है। ठीक है, इसी तरह आप इस इक्वेशन से समझ सकते हैं, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड है, क्लोरीन के साथ अपक्रिया करता है तो पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और आयोडाइड को विलयन से बाहर कर देता है। जब जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ बाहर होता है, एक तत्व का विस्थापित होता है, तो उस अभिक्रिया को हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको समझने में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि नाम से ही क्लियर है, एकल विस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप एक तत्व का विस्थापित होता है, विस्थापित होती है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप एकल विस्थापन अभिक्रिया समझोगे। चलिए अब जल्दी से समझ लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, या जिसका दूसरा नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब समझते हैं द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। जिस तरह से संयोजन का दूसरा नाम था संश्लेषण अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया का नाम था अपघटन अभिक्रिया, ठीक उसी तरह से द्विविस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया। दोनों में से कोई आपको नाम देके पूछ सकता है। आइए समझते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो रासायनिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया के फलस्वरूप अपने मूलों या आयनों का अदला बदली या आदान प्रदान करती है या करता है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक पॉजिटिव वाला पोर्शन होता है, एक निगेटिव वाला पोर्शन होता है, उसी को मूल या आयनों कहते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए, सोडियम क्लोराइड
प्लस में सिल्वर नाइट्रेट आपस में अभिक्रिया कर रहा है। अभिक्रिया करके अपने मूल को आदान प्रदान कर रहा है। कैसे? क्योंकि इसका मूल है Cl और इसका मूल है NO3। तो NO3 अभिक्रिया किया तो Na को दे दिया सोडियम को, और ये जो अपना मूल था Cl वो Ag को दे दिया। देखिए NaNO3 हो गया और AgCl हो गया, यानी कि अपने मूल को दोनों अदला बदली कर लिए। तो जिस अभिक्रिया में अपने मूल या आयनों का अदला बदली कर लेता है रासायनिक पदार्थ या आदान प्रदान कर लेते हैं, तो उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Cl इसका मूल्य है और Na सोडियम का ही SO4 इसका मूल्य है या आयन है। फिर जैसे आपस में अभिक्रिया किए तो अपने मूल्य को या अपन आयनों का अदला बदली कर लिए। देखिए इसके साथ SO4 था तो ये इसके साथ आ गया, और इसके साथ Cl था तो सोडियम के साथ चला गया, BaSO4 और NaCl। यानी कि जब सी अभिक्रिया होगा, अभिक्रिया का फलस्वरूप अपने मूल या आयनों का अदला बदली करेंगे तो उस रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन देखिए PbNO3 का होल 2 और Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड। अब आपस में अभिक्रिया करेगा तो इसका मूल आयन NO3 है, इसका मूल आयन I है, तो दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेगा, अदला बदली कर लेगा, आदान प्रदान कर लेगा, तो उसी रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप देख सकते हैं PbI इसका साथ I नहीं था, इसका वाला E ले लिया, NO3 E ले लिया, K के साथ NO3 नहीं था तो NO3 ले लिया। आई होप आपको वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसको उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आया होगा। यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में थोड़ा सा भी आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके हमें उत्साह जरूर बढ़ाइए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने पर आपको कुछ पॉकेट से 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता है। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, माता पिता का काम में सहयोग जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।